हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने किया था सेक्शन 6, 7, 8, 9। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 हमारा है इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड any fact which will enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant. It talks about damages कि कोई भी डैमेज अगर बता रहा है तो वो फैक्ट रेलेवेंट है। इस क्वेश्चन से ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत होगा तो आपने सेक्शन पूछ लिया जाएगा कि डैमेजेस सूट्स डैमेजेस किस सेक्शन में बात किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वो है सेक्शन 10। या ये आपसे पूछ सकता है जो सेक्शन 10 है वो सिविल क्रिमिनल दोनों पे एप्लीकेबल है या सिर्फ सिविल पे या सिर्फ क्रिमिनल पे है। तो जो सेक्शन 10 है आपका वो सिविल पे ही सिर्फ है, क्योंकि जो डैमेजेस देते हैं हम वो तो सिविल सूट में ही देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सूट की बात की गई है तो इससे भी पता चलता है कि सिविल सूट है। अगर प्रोसीडिंग्स लिखा होता तो क्रिमिनल पे ये होता, और आपका जो क्रिमिनल पे है बेसिकली पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, कंपनसेशन देते हैं, बट जो ये वर्ड डैमेजेस है ये सिर्फ सिविल के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 क्या कहता है? where the question is to the existence of anything, any right or custom, the following facts are relevant. कब जब भी किसी राइट या कस्टम से रिलेटेड होगा तो वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। ये सेक्शन आपका जो है सेक्शन 11, इसको हम रीड विद सेक्शन 26 सब सेक्शन डी सब क्लॉज डी के साथ करेंगे। 42, 55 का प्रोवाइजो और 95 का प्रोवाइजो 5, ये सब लिंक्ड है, इन सब के साथ पढ़ेंगे। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो इन सबको लिंक करके लिखेंगे। इन सब में ही आपका राइट और कस्टम के बारे में बात किया गया है। ये बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको फर्दर देख लेंगे, अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 26 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, कोई अगर मरते हुए अगर कोई डिक्लेयर कर जाता है कुछ भी राइट या कस्टम से रिलेटेड तो वो इम्पोर्टेंट होता है। देन 42 आपका ओपिनियन से रिलेटेड है, 42, 55 का प्रोवाइजो और 95 का प्रोवाइजो 5, ये सारे आपके कस्टम राइट और कस्टम से डील करते हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन में देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन बाय व्हिच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड। क्लेम्ड, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, recognized, asserted or denied, of which was inconsistent with its existence. Second, particular instance in which the right or custom was claimed, recognized or exercised. क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो या एक्सरसाइज किया गया हो, इन प्रैक्टिस हो, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड हो, असर्ट किया जाए या डिपार्ट किया जाए, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। इनके इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी, ए हैज अ राइट टू फिशरी, उसको मछली पकड़ने का अधिकार है कि नहीं। अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज इंसेस्टर, उसके पास एक डीड है जिसमें लिखा है कि जो ए के पूर्वज थे वो फिशरी कर सकते हैं। अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, जिसपे ए के फादर ने उसको गिरवी रख दिया है। अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर irreconcilable with the mortgage, particular instance in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor are relevant facts. उसके बावजूद ए उस पे फिशरी करते थे, रेलेवेंट है, फैक्ट है, और उसके नेबर्स ने रोक दिया था, ये भी रेलेवेंट फैक्ट रहेगा। तो बेसिकली एक कस्टम था कि ए के फादर, ए के पूर्वज वो करते थे, तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि वो अभी तक भी उनके पास है ये राइट कस्टम, तो ये रेलेवेंट फैक्ट रहेगा। देन facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill. Again,
कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी का स्टेट ऑफ माइंड बताता हो, जैसे कि उसका इंटेंशन बताता हो, नॉलेज कि उसको इस चीज की नॉलेज थी, गुडविल अच्छा फेथ था, नेग्लिजेंस इग्नोरेंस था, रैशनेस इलविल टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, अगर कोई फैक्ट ये बताता है, या फिर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग आर रिलेवेंट, किसी भी तरह का उसको लेके ईर्षा हो, घृणा हो, कोई भी बॉडली फीलिंग हो, वो रेलेवेंट होता है when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant, जब वो फैक्ट वो बॉडी माइंड आपका इशू में हो या फैक्ट इन इशू हो या रेलेवेंट फैक्ट हो, आपका वो इम्पोर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ फैक्ट रेलेवेंट एट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। देखिए क्या होता है कि हम हैं, हमें हो सकता है दो लोगों से प्रॉब्लम हो, हमें दो लोगों से प्रॉब्लम हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है, बट इसकी मृत्यु हो गई है और हमारी उससे एक दिन पहले ही लड़ाई हुई थी जिसके लिए मेरे अंदर बहुत ही आक्रोश था कि मेरे को इसको मार ही देना है, तो ये जो फीलिंग होती है इसके लिए रेलिवेंट होगा, बट इससे क्या मतलब है, रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, then explanation 2, but where upon the trial of a person accused of an offense the previous commission by the accused पेपर खोल के। ठीक है, तो हम थे explanation 2 पे, but where upon the trial of a person accused of an offense the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be relevant fact। अगर वो किसी चीज के लिए कन्विक्ट किया जाता है और तो उसका प्रीवियस कमीशन भी रेलेवेंट होगा इस सेक्शन में कि प्रीवियसली भी उसने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन सारा हम एक बार रीड करेंगे सिर्फ क्योंकि समझने के लिए कुछ नहीं है इसमें। A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each or all of the articles of which he was in possession to be stolen। A को ए पे एक्यूजेशन होता है कि उसने चोरी की हुई संपत्ति उसके पास है और उसके पास और भी ऐसी चोरी की हुई संपत्ति है, ये रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट करेंसी। ए को एक्यूजिशन है कि उसने नकली करेंसी दी है, डिलीवर की है, विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफीट। जब उसने डिलीवर किया उसको पता था कि ये नकली है, काउंटरफीट है। The fact that at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency, knowing to be counterfeit, is relevant. उसके पास और भी ऐसी काफी सारी करेंसी है, ये भी रेलेवेंट है और वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है इस चीज के लिए कि वो किसी और को काउंटरफिट करेंसी ये बोल के देता है कि बिल्कुल सही है, तो ये भी रेलेवेंट है। A sues B for damage done by a dog, ये इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पूछा जाता है। A sues B for damage done by a dog of B's which B knew to be ferocious, that the dog had previously bitten X, Y and Z, that they had made complaint to B are relevant। A B को सू करता है क्योंकि उसके डॉग ने उसको काटा, हार्म पहुंचाया, फैक्ट कि ये ऑलरेडी किसी और को भी हार्म कर चुका है वो डॉग, वो रेलेवेंट है। द क्वेश्चन इज वेदर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये आता है जो कंफ्यूजन करता है कि एक आदमी ने ए ने बी को गोली मार दी, हो सकता है इसके आगे हो, ए ने बी को गोली मार दी। अब क्या हुआ कि इसमें क्वेश्चन है कि भाई ए ने बी को गोली मारी, ये तो रेलेवेंट है, बट ए ने और लोगों को भी गोली मारी है, ये इसमें इररिलेवेंट रहता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पेयी वाज फिक्शियस
The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee, if the payee had been a real person, is relevant as showing that A knew that payee was a fictitious person. Now, next, fictitious person का मतलब होता है कि इमेजिनेशन में हो, रियली में एग्जिस्ट ना करता हो. A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. A डिफेम करने के लिए कुछ भी ऐसा पब्लिश करता है B के लिए. द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय A रिस्पेक्टिंग B शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ टुवर्ड्स B इज रिलेवेंट. द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय A रिस्पेक्टिंग B, पहले जो भी उसने उसके लिए गलत सलत प्रिंट कराया हो, पब्लिश कराया हो, वो रेलेवेंट होगा. The fact that there was no previous quarrel between A and B and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant. हो सकता है पहले उन लोगों के बीच में कोई अनबन ना हो, बट कोई कंप्लेंट की गई हो बार बार A के लिए, तो वो रेलेवेंट होगा. As showing that A did not intend to harm the reputation of B. A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B induced to trust C, who was insolvent, suffered loss. The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors and person dealing with him is relevant as showing that A had made the representation in good faith. A is sued by B for the price of work done by B upon a house, of which A is owner by the order of C. A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for the work in question is relevant as proving that A did in good faith, make over to C the management of the work in question so that C was in position to contract with B on C's own account and not as agent of A. ठीक है, ये सारे आप देख लीजिएगा, नॉर्मल है सारे ही, काफी सारे हैं, सारे आप अपने आप एक बार पढ़ लेंगे. देखिए यही वाला मैं बता रही थी आपको. A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. A ने B को मारा. The fact that A on other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. इसी के बारे में बता रही थी. A ने B को मारा, relevant है, but वो लोगों को मारता ही रहता है, वो irrelevant है. A is tried for a crime. The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant. The fact that he said something indicating a general disposition to commit crime for that class is irrelevant. तो irrelevant वाले होते हैं, इसके पूरे चांसेस होते हैं कि ये आए. जैसे ये है मर्डर वाला, ये आता है, काफी आता है, ये है, सारे irrelevant वाले इंपॉर्टेंट है. खैर इलिस्ट्रेशन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. ये सारा आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. Now section 13, when there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. ये आपका सेक्शन 18 BNS से रिलेट करता है. सेक्शन 18 BNS भारतीय न्याय संहिता से डील करता, ठीक है. सेक्शन 18 BNS से इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे. When there is a question whether an act was accidental है या intentional है or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant. इसके illustrations देख लीजिए. A is accused of burning down his house in order to obtain money from which it is insured. The fact that A lived in several houses successively, each of which he insured in each of which a fire occurred, and after which each of which fires A received payment from a different insurance company. इसका कहने का मतलब ये है कि A के पास बहुत सारे घर थे, ठीक है.
हो सकता है उसमें से ये 3 घर इंश्योर्ड हो और ये 2 घर इंश्योर्ड नहीं है, और इनके घर में आग भी उन्हीं घरों में लगी जो इंश्योर्ड था, और इन तीनों घरों से उन्होंने पैसे ले लिए। तो ये दिखाता है उसका इंटेंशन कि उसने जानबूझ के घर जलाया ताकि उसको पेमेंट मिल सके। तो उसका इंसिडेंट एक्सीडेंटल हो या इंटेंशनल हो, उसने इस नॉलेज से वो किया हो कि उसको ऐसा करने से मुझे कुछ बेनिफिट होगा, तो वो रेलेवेंट होगा, वो रेलेवेंट होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ बी। ए को रखा जाता है कि भाई जितने भी देनदार है उनसे पैसे लेके आओ। इट्स एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग दैट द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय हिम। ए की ड्यूटी है कि भाई जो जो पैसे वापस करने हैं उसकी एंट्री मेंटेन की जाए। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव। अब वो एक एंट्री करता है कि भाई जितना मिलना चाहिए उससे मुझे कम पैसे रिसीव हुए हैं। द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। अब ये सवाल पैदा होता है कि उसने गलती से किया था या जानबूझ के किया था। द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाय हिम इन द सेम बुक आर फॉल्स एंड द फॉल्स एंट्रीज इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए। अब ये देखा जाता है कि उसने पहले की भी जितनी एंट्री की थी वो गलत थी और वो सारी उसके फेवर में थी, ए के फेवर में थी, तो हम इसको मानेंगे कि इंटेंशनल था और ये जानबूझ के किया गया था, तो ये रेलेवेंट रहेगा। इसी तरह की और है इसके, उसको रीड कर लीजिए। ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफीट करेंसी। एक काउंटरफीट करेंसी वो डिलीवर करता है। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी वाज एक्सीडेंटल। The fact that soon before or soon after delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D and E. ए एक काउंटरफीट करेंसी बी को डिलीवर करता है। अब ये फैक्ट कि उसने ये काउंटरफीट करेंसी और दूसरे लोगों को भी डिलीवर की थी, आपका रिलेवेंट रहेगा। देन आपका आज के लिए लास्ट 14 सेक्शन रहेगा, फिर एडमिशन से हम कल करेंगे। वेयर व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन टू whether a particular act was done, the existence of any course of business, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact, is a relevant fact। इसके important जो sections है वो लिख लीजिए। read with 16 B 28 163 119 and 343 of BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ये सारे इस सेक्शन के साथ पढ़े जाएंगे। ये सारे ही डील करते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस से, ये सारे ही डील करते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस से। हमने कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में और कहाँ पढ़ा था? कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था बताइए? तो the question is whether a particular letter was dispatched. The fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। पर्टिकुलर लेटर को पोस्ट करना था, एक फैक्ट है कि भाई वो इसी तरीके से जाता है, सारे इकट्ठे करके हम भेज देते हैं, वो रिलेवेंट रहेगा। द क्वेश्चन इज वेदर पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस आर रिलेवेंट। ए ने किसी को कोई लेटर भेजा और ये फैक्ट कि वो वापस नहीं आया तो हम मान लेंगे कि वो उसके पास पहुंच गया है, ये है आपका रेलेवेंट। कोई भी चीज कोई कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाए, ये डाइंग डिक्लेरेशन में भी है, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन, जैसे कि वो किया जाता है आमतौर पे उसी तरीके से किया गया है, तो हम उसको डीम्ड मानेंगे, रेलेवेंट मानेंगे। ठीक है, फिर एडमिशन से हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको मेमोराइज होगा अच्छे से।